दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अपने माता पिता और दो छोटी बहनों के साथ वो घर पर रहा करता है। लेकिन माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे होते हैं। फिर एक दिन ये लड़का एक ऐसा निर्णय लेता है जो इसे नहीं लेना चाहिए था। ये अपने घर से भाग जाता है और भागकर उस नगरी में पहुंच जाता है जिसे मुंबई कहते हैं, सपनों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद ये इधर उधर भूखा प्यासा भटकता रहता है। कोई भी इसे खाना तक नहीं देता, कोई इसे पूछता ही नहीं तो बेटा यहाँ पर क्यों घूम रहा है। और उसके बाद ये इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, इसे चलने में भी चक्कर आने लगते हैं और ये ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ उस पार्क में एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। वो इसे अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं, इसे उठाते हैं, इसका जो हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराते हैं और फिर यहाँ उसके बाद जो इसका जीवन बदलता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के कच्छ के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र उस समय महज 12 साल होती है, वो नादानी में अपने घर को छोड़ देता है और वहां से एक ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन सीधी से मुंबई लेकर आती है और मुंबई आने के बाद यहां इसे आते आते 2 दिन का समय लग जाता है और ये बहुत ही भूख प्यास से तड़प रहा होता है। तभी एक पार्क के अंदर जाता है, वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनके साथ मिलजुल कर एक बार क्रिकेट तो खेलता है, लेकिन भूख कब तक इसे रहने देती, कब तक इसकी आत्मा को ना कसोटती। इसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। दोस्तों, इधर उधर ये लोगों को देखने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ से ये बाहर निकलता है। बाहर निकलकर एक अंडे की रेहड़ी पर जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति अंडा खा रहा होता है, जो बीच में एक जर्दा टाइप होता है, उसे वो नहीं खा रहा था, उसे निकाल कर फेंक रहा था। इस लड़के की तरफ देखता है और इससे कहने लगता है कि क्या तुम अंडा खाओगे? तो ये लड़का कहता है कि हाँ, मैं अंडा खाऊंगा। उसके बाद इस लड़के को वो जर्दा निकाल कर दे दिया जाता है। उस जर्दे को ये खाता है, लगभग 10 अंडे वो खाता है। 10 अंडों के जर्दे को ये खा जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। दोस्तों, उसके बाद ये जाए तो कहाँ जाए, वहीं पर उस पार्क के अंदर जाना चाहता है, लेकिन पार्क का गेट लगा होता है। फिर दीवार इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, दीवार को फांद कर ये सीधे उसी पार्क में चला जाता है, एक बेंच पर जाकर सो जाता है। दोस्तों, रात को इसको मच्छर भी काटते हैं। अपनी मम्मी को भी याद करता है, लेकिन यहाँ करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाता। फिर जैसे ही अगला दिन आता है, लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं और ये लड़का बैठ जाता है, बैठकर लोगों को देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, वो क्रिकेट खेलने लगते हैं, उनके साथ मिलजुल कर ये क्रिकेट भी खेलता है। फिर इसे भूख लगती है तो ये वहाँ से बाहर निकलता है, लोगों से कहता है कि मुझसे कोई काम करवा लो, मुझे खाना दे दो, लेकिन कोई भी इसे खाना नहीं देता। भूखा प्यासा ये सीधा उसी पार्क के अंदर आ जाता है और फिर ये पार्क के अंदर ऐसी जगह पर जाकर छुप जाता है जहां पर कोई भी इसे ना देखे। बाकी सभी लोग पार्क से निकल जाते हैं, इसको उसी पार्क के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब ये यहीं पर जैसे तैसे रात को सोता है, लेकिन मच्छर काटते हैं, इसे दर्द होता है, फिर भी ये चुपचाप पड़ा रहता है। जैसे ही अगला दिन आता है तो लोग बाग इसे देखते हैं, बेंच पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया था और यहाँ पर इसकी जो सांसें हैं वो भी तेज तेज चल रही थी। लेकिन लोग बाग यहाँ पर यही समझ रहे थे कि ये तो नशे में है। इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल नशा करने लगे हैं, उनको क्या पता था कि ये किस तरह से यहाँ पर है। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का वहाँ से खड़ा होता है, खड़ा होकर आगे चलने लगता है, लेकिन चलने में इसे चक्कर आ जाते हैं और फिर ये ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं पर एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रामलाल होता है, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले
वाले होते हैं और जो पिछले कई वर्षों से मुंबई में काम किया करते हैं। यहीं पर वो भेलपूरी का ठेला लगाया करते हैं। आज जब इस बच्चे की ऐसी हालत को देखते हैं तो इसे उठाते हैं, तो इसके सर पर हाथ रखकर देखते हैं तो इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है। इसे वहाँ से उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। रास्ते में इससे पूछते भी जाते हैं कि बेटा तू कहाँ का है, तेरा कौन है? तो ये कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। इसे दवाई वगैरह दिलाकर इसे अपने साथ अपने कमरे पर ले आते हैं। वहाँ लाने के बाद इसे खाना खिलाया जाता है और इससे कहा जाता है कि बेटा तू खाना पीना खा ले और तू ये बता तेरे घर वाले हैं कहाँ, तू वहाँ से आया क्यों, तू वापस चला जा, मैं तुझे किराया भाड़ा दे देता हूँ, तू अपने घर परिवार में वापस चला जा। लेकिन ये लड़का साफ मना कर देता है कि मैं वापस नहीं जा सकता। दोस्तों, रामलाल जी भी उससे कहने लगते हैं ठीक है तू यहाँ पर ठीक हो जा। अगले दिन रामलाल जी यहाँ इससे यही कहकर जाते हैं कि मैं रात को 11 बजे तक वापस आऊँगा, तू यहीं पर रहना और ये खाना रखा हुआ है, इस खाने को खा लेना। दोस्तों, रामलाल जी वहाँ से निकल तो जाते हैं लेकिन इस लड़के की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और फिर ये एकदम से उल्टियाँ करता है और उल्टियाँ करने के बाद ये बेहोश हो जाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर जो रामलाल जी होते हैं रात को 11 बजे वापस आया करते, आज उनका भी काम करने में मन नहीं लग रहा था। 9 ही बजते हैं। 9 बजे अपने सामान को समेटकर वापस अपने घर की तरफ आते हैं और घर आकर जो दृश्य देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये लड़का तो मर चुका है। दोस्तों, फिर वो गौर करके देखते हैं कि इसकी सांसें तो चल रही हैं। फिर उसे आनन फानन में वहाँ से उठाकर एक नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो रामलाल जी यहाँ पर रमेश को ठीक ठाक देखकर उनकी सांसों में सांसें आती हैं और फिर इसे अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर इसे खाना खिलाते हैं। कई दिन तक इसकी दवाइयाँ चलती हैं। दवाइयाँ चलने के बाद जब ये लगभग ठीक हो जाता है, 8 से 7 दिन का समय बीत जाता है, इसके लिए कपड़ा खरीद कर लाते हैं। इसे अच्छी तरह से नहलाते धुलाते हैं, इसकी मालिश करते हैं और फिर इसे अपने साथ वहीं पर रखते हैं। फिर कहते हैं कि तू ऐसा कर, तू अपने गाँव अपने घर चला जा। वो कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर लूँगा, मैं अपने गाँव अपने घर नहीं चाहूँगा। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो रामलाल जी होते हैं उसे कहते हैं ठीक है तू मेरे साथ चल। उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर इसका काम करने का ढंग बहुत ही निराला होता है। अच्छी तरह से कस्टमर को लुभाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने में ये लड़का अच्छी तरह से दुकान को चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो रामलाल जी होते हैं इसको भी दूसरा सामान दिला देते हैं और ये लड़का फिर अलग दूसरे चौक पर अपनी दुकान इसी तरह से जमाने लगता है। तो इस लड़के ने 6 महीने के अंतराल में लगभग 20,000 रुपए की रकम जोड़ ली थी और जो रामलाल जी होते हैं वो अपने गांव जाना चाहते हैं। इस लड़के से कहते हैं कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे गांव छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन ये साफ मना कर देता है कि मैं अभी गांव नहीं जा सकता। उसके बाद रामलाल जी इससे कहते हैं कि दे, कितने पैसे तूने कमाए हैं। जो पैसे इसने कमाए थे 20,000 रुपये वो रामलाल जी को दे देता है। रामलाल जी इन पैसों को लेकर सीधे पहले अपने गांव नहीं जाते, इस लड़के के गांव जाते हैं और वहां जाने के बाद इसके माता पिता से मिलते हैं, इसके परिवार से मिलते हैं। परिवार दहाड़े मार मार कर रो रहा होता है। रामलाल जी कहते हैं कि तुम्हारा लड़का बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे से कमा रहा है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर तुम चले जाना। दोस्तों, घर वालों को भी शांति होती है और उसके बाद जो रामलाल जी होते हैं 15 दिन के लिए कहकर गए थे 15 दिन में हम वापस आ जाएंगे, लेकिन 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे करके धीरे धीरे महीने से साल बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल जी कभी वापस ही नहीं आते। दोस्तों, लगभग इसी तरह से 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल बाद ये लड़का थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। रमेश फिर अपने घर जाने की सोचता है और जैसे ही वो अपने घर अपने गांव पहुंचता है तो गांव के लोग बाग उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी सारा पैसा भी कमा कर ले जाता है, अपने घर वालों को पैसा देता है और उसके बाद रामलाल जी के बारे में पूछने लगता है तो घर वाले यही कहते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे और हमें 20,000 रुपये देकर गए। दोस्तों, इसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं कैसे उनसे मिलूं और कब उनसे मिला जाए। फिर ये 2 महीने अपने गांव में रहकर उसके बाद वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई में फिर अपने कामकाज को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय धीरे धीरे करके कई सालों का बीत जाता है। उसके बाद ये लड़का इस काम को छोड़ देता है, डेंटिंग पेंटिंग की ठेकेदारी करने लगता है और फिर धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। साल 2018 आ जाता है। साल 2018 तक ये उस रामलाल का बहुत ज़्यादा इंतजार करता, उस जगह पर भी जाया करता जहाँ पर रामलाल जी
वो ठेला लगाया करते दोस्तों। लेकिन रामलाल जी कभी वहाँ वापस लौट कर नहीं आते और आज ये लड़का रमेश बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, इसके पास स्कॉर्पियो अपनी खुद की गाड़ी होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं। अपने घर वालों को भी यहीं पर बुला लेता, अपने भाई को, अपने पिता को, उनको भी काम धंधा दिला देता है और इनका काम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। दोस्त 18 का वाकया होता है जब एक दिन ये रामलाल जी की जो डायरी रखी होती है उसे पढ़ने लगता है तो उसमें पूरा रामलाल जी का एड्रेस लिखा हुआ था और उस एड्रेस के बारे में जब ये पता करता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से जिज्ञासा होती है कि मुझे इस एड्रेस पर जाना चाहिए। फिर ये करता भी कुछ ऐसा ही, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेता है और सीधे उसी बदायूं के एड्रेस पर पहुंच जाता है। और जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचता है तो वहां उस घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और बिल्कुल शरीर दुबला पुतला हो चुका था और वो वहां पर बैठे होते हैं। दोस्तों जैसे ही रमेश उनको देखता है तो एकदम से पहचान जाता है, तुरंत ही वहां दहाड़े मारकर रोने लगता है, भागकर उनके पास जाता है और कहने लगता है कि बाबा तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बाबा यहाँ पर पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन है। फिर वो लड़का बताने लगता है कि बाबा मैं आपका रमेश हूँ जिसे आप मुंबई में छोड़कर आ गए। दोस्तों बाबा भी खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर इस बेटे को गले लगा लेता है। तभी अंदर से 4 महिलाएं निकल कर आती हैं, जिसमें एक तो रामलाल जी की पत्नी जो बूढ़ी होती है, एक इनके बेटे की विधवा बहू होती है और उसकी 2 जवान बेटियां होती हैं। दोस्तों इन 4 औरतों को देखकर ये लड़का और जोर जोर से रोने लगता है और फिर यहाँ पर जो 4 औरतें होती हैं, आसपास के लोग भी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी लोग रमेश को चुप कराने लगते हैं और फिर रमेश चुप हो जाता है। रमेश यहाँ पर इस बाबा के बारे में पूछने लगता है कि आपकी हालत ऐसी कैसे हुई, क्या हुआ था, आप वापस क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर वो अपनी अपबीती बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही मैं तुम्हारे घर से पैसा देकर वापस अपने घर पर आ रहा था, क्योंकि इस लड़के के घर से इनके घर की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर की होती है। दोस्तों जब वो अपने घर वापस आता है तो पता चलता है कि जो इसका बेटा है बड़े वाला, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। उसकी पत्नी है, उसके 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। इस तरह से उसका परिवार होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारी होती है, बीमारी के चलते हुए कुछ दिनों में ही वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति टूट जाता है। कुछ ही दिनों के बाद इस बुजुर्ग व्यक्ति को भी लकवा मार जाता है, ये भी चारपाई पर आ जाता है। अब यहाँ पर इनके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय बनी होती है। रमेश यहाँ इन लोगों से कहने लगता है कि बाबा अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, फरवरी 2019 में मेरी शादी है। उसके बाद इन सभी लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी में बिठाकर सीधे अपने गांव ले आता है। वहाँ लाने के बाद जब गांव वालों को, अपने घर वालों को ये पूरा वाक्य बताता है कि यही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया था और जिन्होंने मुझे कामकाज करना सिखाया था। घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान होता है। फरवरी 2019 में इस लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वापस इनको ये वहीं उनके घर पर छोड़कर आता है। लेकिन आज यहाँ पर जो इनका एक नाती होता है रामलाल जी का, उसे भी अपने साथ ले लेता है और जो यहाँ पर इसकी 2 नातियाँ पोती होती हैं उनकी यूपी के ही एक गांव में बड़ी धूमधाम से शादी कराता है। सारा पैसा खुद खर्च करता है और आज यहाँ पर इनके घर को भी बिल्कुल संवार देता है और अच्छे से इनका कामकाज चल रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा परिवार खुश है। इधर रामलाल जी के पास ये लड़का जब भी इसको टाइम मिलता है चला जाता है और रामलाल जी भी आज बड़े खुश हैं। उसकी दोनों नातियों की जो पोती हैं उनकी शादी हो चुकी है। इधर जो विधवा बहू है वो भी आज खुश है कि उसका बेटा भी कमा रहा है और उसकी बेटियों की शादी आराम से हो चुकी है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो एक दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमलेश प्रधान का आता है। वो लिखते हैं कि भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है और हम सुवासरा तहसील से हैं जी, हमारा ज़िला मंदसौर है एमपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद राजू अहमद जी हमें कमेंट करते हैं वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी हमें कमेंट करते हैं वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा
जी हमें कमेंट करती हैं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमी जी का कमेंट आता है, बहुत ही अच्छी लगती हैं आपकी कहानियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी का कमेंट आता है, भाई हो तो ऐसा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय वीके जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूनम ठाकुर जी का कमेंट आता है कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बॉबी देवी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी कमेंट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम निहोर यादव जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।